फ्रेंड्स, हम लोग लास्ट क्लास में प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने 3 एजम्पशन पढ़ी थी। कौन कौन सी थी भी? पहली थी गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल बेसिस। ठीक है, ये 3 हम लोगों ने एजम्पशंस पढ़ ली थी। अब इसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल में भी एक प्रिंसिपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता था? बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड अकाउंटिंग एंट्रीज इन बुक्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाती है, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी वजह से कैपिटल को भी क्या माना जाता है? एक लाइबिलिटी माना जाता है। बात समझ में आ गई थी आप लोगों को? आइए आगे के कुछ और प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है? मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ें पैसों में मेजर की जा सकती हैं, जो फाइनेंशियली मेजर की जा सकती हो ट्रांजैक्शन, वो बिजनेस में रिकॉर्ड होगी। जो चीज़ पैसों में मेजर ना हो पाए वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। बात समझ में आई? जो चीज़ों पैसों में मेजर कर सकते हैं हम वो तो रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज़ें पैसों में मेजर नहीं कर सकते हम लोग वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जैसे अगर अब हम एक रीसेंट एग्जाम्पल लें। अब लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से 10 दिन पहले ही अगर किसी ने अपना बिजनेस खोला, बहुत एफिशिएंट बंदा है, बहुत अच्छा काम करना जानता है, वो कैसे उसको सेल करनी है, कैसे मार्केटिंग करनी है अपने गुड की, उसको सब पता है। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया तो उसकी शॉप ही बंद हो गई इतने टाइम तक के लिए। परफॉर्मेंस बिगड़ेगी इस साल की, और अभी तो ये लंबा चल सकता है इसका इम्पैक्ट। अगर खुल भी जाएगा तो अभी ऐसा नहीं है कि कस्टमर एकदम दौड़े हुए आ जाएंगे, तो इसका इम्पैक्ट लंबा चल सकता है। अब इस वजह से इसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, क्योंकि ये नया बिजनेस था। नए बिजनेस में तो वैसे ही टाइम लगता है, और ये वैसे इधर लॉकडाउन और हो गया। अब इसकी वजह से जो परफॉर्मेंस डाउन हुई इसकी, क्या ये बुक्स में अपनी ये दिखा सकता है कि वैसे तो मैं बहुत एफिशिएंट हूँ, बट क्योंकि ये सब सर्कमस्टांस ऐसी हो गए, सिचुएशन ऐसी हो गई कि मैं नहीं कर पाऊँ, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, ये नहीं दिखा सकता। कितना ही एफिशिएंट इनका स्टाफ हो, कुछ भी हो, अगर पैसों में जो चीज़ मेजर हो सकती है वो तो दिखेगी। तो जितने की सेल हो रही होगी वो लोगों को दिख जाएगी। अब लोग उसी से आपको जज कर लेंगे। आई बात समझ में? तो पैसों में जो मेजर किया जा सकता है वो बुक्स में रिकॉर्ड होता है, जो पैसों में मेजर नहीं होता वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। पढ़ना शुरू करते हैं इसको, थोड़ा बहुत पढ़ ले, समझ में आ गया ना? सिंपल सा था ये प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स are recorded in the books of account of the enterprise. Stating differently, money is the common denominator in recording and reporting transactions. समझ में आ गया? The principle suffers from 2 major limitations. इस principle की 2 दिक्कतें क्या क्या? Transactions and events that cannot be measured in money terms are not recorded in the books of account howsoever important दे मे बी टू द एंटरप्राइज। चाहे एंटरप्राइज को कितना भी इंपॉर्टेंट हो वो, बट वो मेजर नहीं किया जा पाए, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो मेजर नहीं हो सकता पैसों के टर्म्स में। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज विद द एंटरप्राइज आर इम्पॉर्टेंट टू द एंटरप्राइज। ह्यूमन रिसोर्सेज, जो स्टाफ उनके साथ काम कर रहा है, ह्यूमन बींग्स को सबसे बड़ी एसेट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ोगे कि ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेट टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे बड़ी असेट क्या होगी? जो लोग अच्छे से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेंगे कि मुझे अपनी कंपनी के लिए काम करना है, तो उससे बड़ी असेट कुछ नहीं हो सकती। लेकिन वो चीज़ हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन रिसोर्सेज विद द एंटरप्राइज आर इम्पॉर्टेंट टू द एंटरप्राइज बट आर नॉट रिफ्लेक्टेड in the financial statements because they cannot be measured and expressed in money terms. बात समझ में आ गई? ठीक है? सेकेंड लिमिटेशन इसकी है, द वैल्यू ऑफ मनी इज कंसिडर्ड टू हैव स्टेटिक वैल्यू एज द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द वैल्यू ऑफ स्टेट ट्रांजेक्शन डेट। ये इतना आपको समझ में नहीं आएगा। ये कह रहा है कि हम पैसों, जिस दिन पैसे दिए या जो उस दिन की वैल्यू थी उस पर रिकॉर्ड कर देते हैं। और क्या पैसों की वैल्यू सेम रहती है? बिल्कुल नहीं, टाइम टू टाइम बदलती है। जैसे जो आज से 10 साल पहले 10 रुपये की वैल्यू थी,
आज वो 10 रुपये की वैल्यू नहीं है और आगे चल के ये वाली वैल्यू जो आज है उस 10 रुपये की वो भी नहीं रहने वाली। समझ में आ गई बात? तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल कहता है जो चीज़ मनी में मेजर नहीं हो सकती वो रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट प्रिंसिपल है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए, हम लोगों ने एक एजम्पशन पढ़ी थी गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या था कि बिजनेस एक डेफिनेट पीरियड तक चलता रहेगा, फॉरसीएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा, ठीक है, इसको बंद करने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। बट अगर इसको बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है ये तो माना, तो क्या हमें एक अकाउंट्स को होल्ड नहीं देना चाहिए, एक स्टॉप नहीं करना चाहिए इतने पीरियड बाद कि अब एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? जैसे कि लोग क्या करते हैं, अपनी बुक्स को 1 साल बाद क्लोज कर देते हैं। बुक्स को क्लोज करने का मतलब क्या होता है? आप ये वर्ड्स में जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ ये अकाउंट्स में यूज़ होती है कि बुक्स क्लोजिंग का टाइम आ गया। आप लोग अगर कोई जैसे जॉब वॉब पे जाता होगा आपके घर में तो वो बोलता होगा मार्च का टाइम क्लोजिंग का होता है। क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? जब बुक्स क्लोज हो रही होती है। क्लोज हो रही होती है मतलब इस साल की अकाउंटिंग कंप्लीट कर देते हैं कि एक बार इस साल का ख़त्म करके देखते हैं प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ऐसे तो चलते ही रहेंगे, प्रॉफिट आता जाएगा, कैपिटल में ऐड करते रहो, एक्सपेंस कैपिटल में से माइनस करते रहो। एक स्टॉप करके ये देखो हमारा इस साल का क्या ऑब्जेक्टिव था, क्या जितना ऑब्जेक्टिव हमने प्रॉफिट का, एक सब ऑब्जेक्टिव तो रखते ही हैं कि हमने इतने का सोचा था प्रॉफिट, क्या उतना प्रॉफिट हुआ? अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, क्या कमियां रह गई, और वो कमियों को हम नेक्स्ट ईयर ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और प्रॉफिट अच्छा हुआ तो किस वजह से हुआ, जितना सोचा था अगर उससे भी ज़्यादा अच्छा हो गया तो हम ये सोचेंगे कि ऐसा क्या करा हमने, क्योंकि अगर कुछ ऐसा किया तो अगले साल वो चीज़ और ज़्यादा करेंगे जिससे कि हमारा प्रॉफिट और बढ़े। तो इसलिए हमारे को अपनी अकाउंटिंग लाइफ को पीरियड्स में स्प्लिट करना पड़ता है। जनरली लोग 1 ईयर में करते हैं और आजकल तो 6 महीने, कई कंपनीज तो 3 महीने की भी अकाउंटिंग करती है, ठीक है। 3 महीने की अकाउंटिंग मतलब क्या हुआ कि 3 महीने की बैलेंस शीट बनाते हैं हर क्वार्टर की, हर 3 महीने बाद एक बैलेंस शीट बनाते हैं कि हमारा इस क्वार्टर का रिजल्ट ये है, अपने इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए। समझ में आ गया? तो ये होता है पीरियड को। जैसे अगर हम लोग ये कहें कि 12th है तो 12th में एक बोर्ड का एग्ज़ाम होगा सीबीएसई का, क्लास बिल्कुल एंड में जाकर, ये तो एंड में जाकर होगा। अगर एंड में जाकर पता चले कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? वो तो इम्प्रूव भी नहीं कर पाएगा अपने आप को। इसलिए उसको स्प्लिट कर देते हैं हाफ ईयरली में, उसको भी स्प्लिट कर देते हैं यूनिट टेस्ट में कि पहले इतना करा दिया, इतने का टेस्ट ले लेते हैं। समझ में आ गया? वही अकाउंटिंग लाइफ को किया जाता है, स्प्लिट कर दिया जाता है पीरियड्स में। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, द लाइफ ऑफ एन एंटरप्राइज इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स so that its performance is measured at regular intervals. The accounts of an enterprise are maintained following the going concern concept, meaning the enterprise shall continue its activities for a foreseeable future. वो तो चलती रहेगी। Users of financial statement, especially the management and banks, require information from the accounts at regular intervals so that decisions can be taken at the appropriate time. ऐसा ना हो कि टाइम हाथ से निकल जाए और बाद में पता चल रहा है कि इस आदमी की वजह से या इस टीम की वजह से हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। मैनेजमेंट रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन एट रेगुलर इंटरवल्स टू असेस द परफॉर्मेंस, फंड्स रिक्वायरमेंट। बैंक्स रिक्वायर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पीरियोडिकली because they have invested money and have to ensure safety and returns. Similarly, government has to assess tax dues from the enterprise. सबका रीज़न बता रखा है कि गवर्नमेंट इसलिए चाहेगी आपको कि पीरियड के अकाउंट्स बनाओ क्योंकि उन्हें टैक्स चाहिए, बैंक इसलिए चाहेगा क्योंकि उन्होंने जो लोन दिया है उसका आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही, उनको अपना पैसा वापस चाहिए। ये सारी चीज़ें होती हैं। समझ में आया? ये होता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि हमें अपने जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगा रखा है और भी जो रेलेवेंट यूज़र्स हैं, इंटरेस्टेड यूज़र्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बैंक, ये भी एक इंटरेस्टेड यूज़र है हमारा जिसने हमारे को अगर पैसा दे रखा है। गवर्नमेंट, ये भी इंटरेस्टेड यूज़र है।
इन सब के लिए हमारे को अपनी बुक्स में फुल डिस्क्लोजर करना है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है जिससे भी उनका डिसीजन चेंज हो सकता हो, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखानी है। कहने का मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट से कुछ भी छुपाना नहीं है। समझ में आ गया? तो फुल डिस्क्लोजर का मीनिंग हुआ कि कोई भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन छुटी हुई ना रह जाए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिससे कि उनका डिसीजन चेंज हो जाए। किनका? जो लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, जो लोग हमारी बुक से, हमारे बिजनेस से इंटरेस्टेड है। आई बात समझ में आप लोगों को? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर, there should be complete and understandable reporting on the financial statements of all significant information relating to the economic affairs of an entity. Apart from legal requirement, good accounting practice requires all material and significant information to be disclosed. Whether information should be disclosed or not depends on the materiality of the information. अच्छा, ये कहने का मतलब यहाँ पर ये कह रहा है, फुल डिस्क्लोजर का मतलब जैसे अगर कोई प्लास्टिक बैग का मैन्युफैक्चर करता था या बेचता था प्लास्टिक बैग्स को, अब उनके यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, इस साल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, बट उनको पता चले, गवर्नमेंट एक रूल ले आए कि अगले 1 जनवरी 2021 से प्लास्टिक बैग्स पे बैन लगा दिया जाएगा। अभी बैन नहीं लगा हुआ, अभी एक अवेयरनेस है कि हमें यूज़ कम करना चाहिए। अभी बैन नहीं लगा हुआ, कुछ स्टेट्स में शायद लगा हुआ है, लेकिन कंट्री वाइड नहीं लगा हुआ, क्योंकि प्लास्टिक की अभी भी आप देख रहे हो बॉटल वगैरह सब कुछ चली रही है। तो अगर ये बैन लगा दिया जाए तो इससे हमारे बिजनेस की एग्जिस्टेंस पर ही खतरा आ जाएगा। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, ये हमें बुक्स में दिखानी चाहिए, बट दिखाओगे कैसे? ये पैसों में तो मेजर होती नहीं, और पीछे लिखा था मनी मेजरमेंट, जो चीज़ पैसों में मेजर ना हो वो दिखा नहीं सकते। ठीक है, बुक्स में नहीं दिखा सकते, बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखा सकते, उसके नीचे एक नोट बना सकते हैं। ठीक है, उसके नीचे एक नोट बनाकर लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कि अलग से नोट कर देना, इसको नोट्स टू अकाउंट्स बोला जाता है। आगे चल के आप पढ़ोगे, नोट्स टू अकाउंट्स में हम लोग लिख कर दे सकते हैं कि ये आगे चलकर लग रहा है हमारे को, और आप लोगों को आश्वासन दे सकते हो। ये तो सब नहीं पढ़ लिया होगा कि प्लास्टिक बैन होने वाला है, तो आप ये दे सकते हो कि भाई हम कैसे एग्जिस्ट करेंगे, कि कोई बात नहीं, प्लास्टिक बैग बंद होने वाले हैं, हम लोगों ने अपने बिजनेस को चेंज करने का सोचा है, अब हम जूट के बैग्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे। तो लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपके इंटरेस्टेड यूजर्स होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। बात समझ में आ गई? तो ये होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नेक्स्ट है मटीरियलिटी प्रिंसिपल। मटीरियलिटी का मतलब, ऊपर भी एक जो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल पढ़ रहे थे उसमें भी एक आधा और वर्ड आया था सॉरी, मटीरियलिटी या मटीरियल। मटीरियलिटी का, ये मटीरियल वो नहीं है जो सामान होता है, मटीरियलिटी का मतलब है इम्पोर्टेंस। जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हो उनको ज़्यादा दिखाया जाए, जो चीज़ें लीस्ट इम्पॉर्टेंट हो उन पर यूज़र्स का टाइम वेस्ट ना किया जाए। क्योंकि जब कोई चीज़ इतनी लेंदी होगी, जैसे अगर आपको मैं कोई बुक पकड़ा दूँ, बहुत मोटी बुक है, बहुत मोटी नॉवल है वो, तो आप शायद उसमें इंटरेस्टेड ना हो, क्योंकि इतनी बड़ी नॉवल कौन पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर एक छोटी सी नॉवल मिल जाए आपको 10-20-25 पेज की, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं उसकी समरी पढ़ते हैं। समरी क्यों पढ़ते हैं? कहते हैं कि कितना मटीरियल है, पहले ये देख लेते हैं स्टोरी कैसी है उसकी। तो वही चीज़ है, मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो रेलेवेंट हो, जो इम्पोर्टेंट हो वो बुक्स में फोकस किया जाए, जो इररेलेवेंट हो वो ना किया जाए। एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लोग अपने बिजनेस के लिए पेंसिल लेके आएंगे, जो काम करेंगे उनके शीट भी चाहिएगी। ठीक है, शीट चाहिएगी, प्रिंटर चाहिएगा, पेंसिल चाहिएगी, पेन चाहिएंगे, इरेजर चाहिएगा, और भी इस तरीके की कई स्टेशनरी चाहिएगी। अब ये क्या एक एक स्टेशनरी का हम अकाउंट बनाने लग जाएं कि ये पेंसिल लेके आए, पेन लेकर आए, इरेजर लेकर आए, पेपर्स लेके आए A4 साइज़ के, फिर इस साइज़ के पेपर लेके आए, ये लोगों के लिए इररेलेवेंट है। लेकिन लिखना तो, मैं लिखने के लिए मना नहीं कर रहा कि लिखना तो 1-1 रुपये का पड़ेगा हिसाब। क्या करो, इसके लिए एक ही अकाउंट बना दो स्टेशनरी, ये सब स्टेशनरी में डाल दो। इसके लिए क्या अलग अलग हम अकाउंट कर रहे हैं, और लोगों को क्या मतलब आपने कितनी पेंसिल ली और कितने पेन लिए बिजनेस चलाने के लिए। समझ में आ गया?
तो मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब होता है जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें रेलेवेंट है वो ज़्यादा फोकस की जाए, बाकी को ना किया जाए। ठीक है, अब ये 4th लाइन से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि उससे ऊपर तो डेफिनेशन ही है। दस वेदर एन आइटम इज मटीरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर। अच्छा, क्या मटीरियल है क्या नहीं, अब ये डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे पूछो कि 10,000 रुपये की चीज़ मटीरियल है क्या, डिपेंड करता है बिजनेस कितने का है। अगर बिजनेस 1-2 लाख के अंदर अंदर का ही है तो 10,000 भी इंपॉर्टेंट है। अब बिजनेस का अगर टर्नओवर सेल को बोलते हैं, अगर उसकी सेल 100 करोड़ रुपए की है तो उसके लिए 10,000 रुपये कोई रेलिवेंट नहीं है। समझ में आ गया? तो मटीरियलिटी ऐसे नहीं कि मैं डिसाइड कर सकता हूँ या आप डिसाइड कर सकते हो, सरकमस्टांसेस पर डिपेंड होगा, बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस की टाइप कैसी है उस पर। वेदर एन आइटम इज मटीरियल और नॉट विल डिपेंड ऑन इट्स नेचर, ठीक है, एंड अमाउंट। इट डज मीन्स दैट इट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड which item is material and which is not, and those item should be disclosed that have any significant effect or are relevant to the user. An item may be material for one enterprise but may not be material for another. किसी के लिए वो important हो सकती है, दूसरे के लिए शायद वो इतनी important ना हो। For example, amount spent on repairs of building, say rupees 2,50,000 is material for an enterprise having a turnover of 10 lakh, but it is not material for an enterprise having a turnover of 15 crore। समझ में आ गया? On the other hand, closure of a production plant, even temporarily, say because of an environmental problem, is material। अगर आपका कोई प्लांट, जो फैक्ट्री थी, फैक्ट्री में कोई प्लांट बंद हो गया है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रेलेवेंट है, इसलिए इसको बुक्स में दिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बुक्स में दिखाना होता है। हम लोगों ने 5 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। एक बार समराइज करता हूँ मैं सारा अभी तक हम लोगों ने जो जो पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले क्या पढ़ा था, जल्दी जल्दी समराइज करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि बिजनेस जो है वो फॉरसिएबल फ्यूचर तक चलता रहेगा एंड देयर इज़ नो इंटेंशन टू क्लोज द बिजनेस, ठीक है। दूसरा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या कहता है, बिजनेस को कंसिस्टेंट रहना चाहिए मेथड्स यूज़ करने में। एक बार जो मेथड यूज़ कर लिया उसी को आगे ईयर्स टू ईयर फॉलो करना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए मेथड। हाँ, बहुत ज़रूरी लगता है कि अभी तक मैं मेथड गलत यूज़ कर रहा था, मेरे लिए तो अप्रोप्रिएट ये है, तब जाकर चेंज कर लो, वरना मत करो। समझ में आया? नेक्स्ट, एक्रूवल। एक्रूवल क्या कहता है कि पीरियड के अकॉर्डिंगली ट्रांजेक्शन्स करनी है। इस साल अगर 11 महीने की सैलरी थी, 1 महीने की रिक्वेस्ट करा बाद में दे देंगे, तो भी हमें बुक्स में कितने दिखानी है, 12 महीने की। जो 12वें महीने की बची है उसको किस तरीके से दिखाना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्योंकि पीरियड से रिलेटेड सारे खर्चे, पूरे 12 महीने की खर्चे, 12 महीने की इनकम हमारी बुक्स में शो होनी चाहिए। फिर पढ़ा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंड ओनर आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। मनी मेजरमेंट, जो चीज़ें मनी में मेजर की जा सकती है वो बुक्स में रिकॉर्ड करनी है, बाकी कुछ नहीं करनी। अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग लाइफ को पीरियड्स में स्प्लिट करते हैं, फॉर एग्जांपल ईयर, हाफ ईयर, क्वार्टरली, और उसके बाद उसके रिजल्ट्स चेक करते हैं। और अगर रिजल्ट हमारे जितने हम लोगों ने प्रपोज किए थे, जितने प्लान किए थे, उतने नहीं आए तो रीज़न ढूंढा जाता है क्यों नहीं आए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ा था फुल डिस्क्लोजर, कि हम लोगों को बुक्स में कुछ भी छुपाना नहीं है, अपने यूज़र से एक एक चीज़ की इंफॉर्मेशन देनी है। मटीरियलिटी प्रिंसिपल कहता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है, जो इररेलेवेंट है बाकी लोगों के लिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। समझ में आ गया इतना? ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या, आई होप आप लोग क्वेश्चंस करके देखते रहते होंगे, बीच में एक आध क्वेश्चन, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।